अस्सलाम वालेकुम, आई एम उस्मान एहसान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेग ने 1869 के अंदर ये लॉ पेश किया था। इस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। स्टेटमेंट बच्चों बड़ी है इसलिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये बात कर रहा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। मीन की जो हमारे पास सब्सटेंस है, दरअसल ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और इन रिएक्टेंट्स का जो रेट है, मीन जो इसकी स्पीड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके एक्टिव मास के। तो जो एक्टिव मास क्या होता है, फर्ज करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल जो है वो आयोडीन है। तो बच्चों ये जो हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन या 1 मोल आयोडीन है, यही दर हकीकत इसका एक्टिव मास है। बच्चों एक्टिव मास वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है परफॉर्म करवा रहा हो, मीन इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो ये एक्टिव मास की मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि हमारे पास जो है, अगर आप दुकान से 1 किलो चीनी लेके आते हैं, तो चाय के लिए आपने 500 ग्राम जो है वो चीनी इस्तेमाल कर ली, तो जो चीनी आपने इस्तेमाल की है 500 ग्राम, वो उसका एक्टिव मास होगा। ठीक है, और जो 500 बच गई है वो एक्टिव मास नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों एक्टिव मास का? तो याद रखना है कि किसी भी रिएक्टेंट्स के जो रेट हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके एक्टिव मासेस के अंदर। ये थी फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने जस्ट इसके रिएक्टेंट्स देखे थे, लेकिन अब जो दूसरी हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर वो मुकम्मल और रिएक्शन को बयान कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों? एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट किसके? रिएक्टेंट के। ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो कौन सी है हमारे पास? हाइड्रोजन और आयोडीन है। ठीक है, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो एक्टिव मासेस हैं उनके प्रोडक्ट जो हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी रिएक्शन का रेट। तो बच्चों दरअसल लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये हमें यही बताता है कि कोई रिएक्शन जो है वो कितने स्पीड से जो है परफॉर्म कर रहा है। मीन अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल आयोडीन है, तो ये इस हिसाब से जो है रिएक्शन जो है वो टेक पार्ट कर रहा है। तो इसके 1 मोल ने टेक पार्ट किया और 1 मोल आयोडीन ने टेक पार्ट किया, तो इस हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो होगी। अगर हम इसके मोल्स जो है वो बढ़ा दें, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। A प्लस बी सी प्लस डी। तो बच्चों ए बी जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, सी डी हमारे पास प्रोडक्ट है। बच्चों एक बात और कि हमारे पास जो है इनके मोलर कंसंट्रेशंस जो होते हैं वो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से इजाफा करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये यूनिट हो गया और ये इसकी सिंबल। अब ए और बी बना रहे हैं सी और डी। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब अगर हम देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम देखें पहले, तो हमारे पास क्या आएगा? रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड जो है वो रिएक्टेंट्स से उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे पास आ गया ए और बी और इनके साथ ये कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट क्या होगा? के एफ। ठीक है, फॉरवर्ड का कांस्टेंट। अब अगर ए और बी। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन का, तो रिवर्स रिएक्शन बच्चों हमारे पास क्या होगा?
प्रोपोर्शनल इसके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सी और डी, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इक्वल में चेंज किया तो हमारे पास आ गया के आर सी और डी, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में चेंज करते हैं हमारे पास किसी कांस्टेंट की हमें जरूरत होती है और वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे रखा है के आर और यहाँ पे रखा है के एफ, क्योंकि यहाँ पे के एफ इसलिए रखा है क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये के आर इसलिए रखा क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन था, ठीक है। अब एक्विलिब्रियम की स्टेज में, एट एक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो बराबर होता है, मीन इक्वल। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आया है, अगर हम देखें के एफ ए और बी की कंसंट्रेशन और साथ अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो हमारे पास के आर सी और डी, ठीक है बच्चों। अब के एफ और के आर, ये के आर यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, के एफ ओवर के आर बन जाएगा, और ये जो ए बी यहाँ पे है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास सी और डी ओवर ए और बी। तो बच्चा ये के एफ ओवर के आर है, इसे हम मजीद एक न्यू कांस्टेंट का नाम देते हैं के सी का, और ये के सी हमारे पास क्या है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हुआ बच्चों। तो के सी इक्वल किसके आ गया, सी के, डी के मीन प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। तो बच्चों ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जस्ट दो ही चीजें जो है वो बताई गई हैं, वो क्या थी, वो ये थी कि एक रेट ऑफ द रिएक्शन और दूसरी एक्टिव मास। अब रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के दरमियान जो रिलेशन है ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो बच्चों आज के टॉपिक क्लियर हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से मजीद आगे जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।